30 साल में अशोक जी गहलोत कांग्रेस का करता धरता और अगुवा रहा। जाट समाज के किसी आगे बढ़ने वाले आदमी को आगे नहीं आने दिया, लेकिन उसमें अशोक गहलोत जी की बेईमानी और डोटासरा, गोविंद जी डोटासरा इसके साथ मिल गया। ये दोनों ने मिल करके और समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया, खुद भी मरे और समाज को भी मारा। इन्होंने हनुमान बेनीवाल द्वारा पूरे राजस्थान में पिछले 10 साल में जाटों का बहुत बड़ा नुकसान किया। अब जैसे अशोक जी गहलोत बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं तो जाट वहां एक भी वोट नहीं देगा। मैं आंधियों के पास तलाशे सभा में हूँ, कौन पूछता है मेरा हौसला क्या है। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका जन्म गंगानगर में हुआ, एक व्यवसायिक परिवार में हुआ। उसके बाद जयपुर आप आए और जयपुर में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और आज देश में क्या, राजस्थान में क्या, आपका बहुत बड़ा नाम है। और जाट समाज के लिए, समाज सेवा में तो आप है ही, और जाट समाज के लिए आपकी जो भूमिका है, आपके दिल में जो दर्द है, जाट समाज का विकास कैसे हो, उत्थान कैसे हो और जाट समाज के युवाओं को क्या हक मिले, ऐसी आवाज़ आज हमारे साथ है राजाराम मिल जी, जिनका द लाइव राजस्थान स्टूडियो में साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है। राजाराम जी मिल साहब, आप गंगानगर में जन्म हुआ, आप जयपुर में आए और 1999 में आप जाट महासम्मेलन में भी आपकी एक भूमिका रही। तो उस सफ़र कैसा रहा, वो सफ़र जयपुर में आने का? मैं जयपुर में 82 में आ गया था। मैं 69 में गंगानगर आया गांव से। वहाँ हमारे बिजनेस था, टायरों की दुकान थी। वहाँ से मैं 81 जयपुर आ गया था और 81 के बाद में यहाँ बिजनेस चालू किया और 90-91 के आसपास फिर मैं जाट छात्रावास में जाट समाज से जुड़ा और उनमें आने जाना मैंने चालू किया। उन दिनों में छात्रावास से विजय पुनिया जी देखते थे, मेरा आने जान रहा। वहाँ एक बारी एक मीटिंग में मैं गया तो वहाँ कुंभाराम जी आर्य आए हुए थे। ये उस साल मेरे को लगता है कि डूंगरगढ़ से हार गए थे और मेरी इतनी जानकारी पॉलिटिकली कोई काम था नहीं, बिजनेस में ही था। तो हमारी मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो कुंभाराम जी बैठे थे, ये खड़े होने लगे तो किसी आदमी ने वहाँ उनके साथ शरारत करने के हिसाब से उनकी धोती की लांग नीचे से किसी ने दाब दी और उनकी धोती खुल गई। तब मैंने पूछा ये कौन है, बोले कुंभाराम जी आ रही है। तो मेरा भी थोड़ा ध्यान में था कि नाम तो आता ही था। मैंने कहा ये तो, मेरे को जानकारी तो थी उस दिन से मीटिंग हुई, लेकिन जैसे ये हुआ तो मेरे को वो बात बड़ी अखरी। उसके बाद मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू किया। छात्रावास में हमारे जो एक ट्रस्टी थे रामरख जी बेनीवाल, वो इनको आजीवन अध्यक्ष थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, जानकारी करी, फिर उन्होंने मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। फिर कई बार छात्रावास में कभी पानी की कमी आ गई, पानी का कनेक्शन कट जाता, कभी बिजली का, जब आता कोई 5-10 जैसे भी 1000-5-10 हज़ार कोई खर्चा होता, करते रहे, लगे रहे। चलते चलते उसी दौरान में इंटरेस्ट हो गया थोड़ा समाज के साथ और 98 शुरू के अंदर हमारा आंदोलन आरक्षण के लिए चालू हुआ। इसकी पहली मीटिंग विजय पुनिया जी ने कराई थी जोधपुर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर कई मीटिंगें हुई, सीकर में बड़ी मीटिंग हुई, झुंझुनू हुई, कई जिलों के अंदर हुई, काफ़ी मीटिंगें हुई। समाज पूरा तैयार था। फिर हमने 99 में यहाँ विद्याधर नगर में बड़ी मीटिंग करी थी, इसमें 3-4 लाख आदमी थे और उस मीटिंग में ये करीब तय हो गया था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर ली, बात होगी। उन्होंने कहा कि हमारा राज बना तो आपको आरक्षण देंगे। आरक्षण देने का क्राइटेरिया उन्होंने हमारे साथ
तय किया कि भाई तुम हमारे साथ इस तरीके से दो और हम आपके साथ इस तरीके से करेंगे। उनकी दो कंडीशन थी कि जोधपुर की सीट आ रहे, सीकर की सीट आ रहे, कांग्रेस की 16-17 सीट थी कि 10 से नीचे आवे और हमारा राज बने। तो हम पहली मीटिंग में आपका जो नोटिफिकेशन निकालना है वो निकाल देंगे पहले, उसमें बाकी काम है। आयोग की रिपोर्ट वगैरह पहले आई भी थी, लोडा आयोग जो था उस आयोग में हमारे प्रोफेसर जाजड़िया जी होते थे, उन्होंने काफ़ी पैरवाई करी शीश राम जी ओड़ा के मार्फत, और काम सारा होया हुआ था। फिर वो उनकी सरकार थी देवगौड़ा की, वो चली गई, नोटिफिकेशन बाकी था। लेकिन जो हमने तय किया वो चुनाव हमने लड़वाए, इन्होंने उस टाइम सरकार की तरफ से घनश्याम जी तिवारी, रामदास जी अग्रवाल ये करता धरता थे हमारे से बात करने वालों में। एक दिन रात को हमारी क्लास आमेर में 1 बजे मीटिंग थी, मैं था, डॉक्टर हरि सिंह जी थे और रामदास जी अग्रवाल थे और घनश्याम तिवारी थे। उन्होंने तय किया कि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक के 12 जो MP कॉन्स्टिट्यूंसी है इनके अंदर आप कैंडिडेट बताओ, और भरतपुर को कैसे हराओगे, भीलवाड़ा को कैसे हराओगे। और विजय पूनिया जी तैयार हो गए कि मैं बहुजन से लड़ूंगा। नागौर सुमित्रा जी को बोला ये झुंझुनू को कैसे हराओगे, इस तरीके की बातें हुई उसमें। वो मामला सारी जगह सेट हो गया। हमने एक मोमडन लड़ाया नागौर, बाकी जो हमने कहा वहाँ टिकटें दी। झुंझुनू के मामले में मैं इंटरेस्ट नहीं था, किसी राम जी ने हमारा सपोर्ट किया था, मैं झुंझुनू से दाएँ बाएँ रहा, वहाँ मैं कभी मीटिंगों में नहीं गया। भीलवाड़ा हमने एक जाट को लड़ाया ताकि जाटों के वोट टूट जाए। इसी तरीके से विजय पूनिया जी बहुजन से नागौर से लड़े, सुमित्रा जी झुंझुनू से लड़ी, बीकानेर कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उन्होंने मेरा पीछा किया कि आप लड़ो। मैंने कहा देखो अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई विजय पूनिया जी वहाँ से लड़ रहे हैं, मैं यहाँ से लड़ूंगा, तो लबा उसमें बात ही आ जाएगी कि 2 आदमी आए चुनाव लड़ने के लिए, आए ना चुनाव लड़ लिया तो आंदोलन कैसे चलेगा और कौन चलाएगा। भाई पिलानिया जी को कौन लेके घूमेगा, शंकर साहब है, डॉक्टर हरि सिंह जी है, तो इनको कोई तो अगुवाई करेगा चलेगा तब पार पड़ेगी ना। तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूँ, मैंने वही इनको जवाब दिया। डॉक्टर हरि सिंह जी को कहा लड़ो, वो नट गए। फिर एक वो भी जी होते थे पूर्व जिला प्रमुख बीकानेर, मैंने उनके घर गया, उनको राजी करने की कोशिश करी, वो नहीं माने। फिर राम प्रताप जी कासनिया मेरे ऑफिस में, मेरा ऑफिस होता था बोलो विक्ट्री डी विला में, वहाँ 2-3 दिन से बैठे थे कि मेरे को टिकट दिला दो। तो इन्होंने फिर वो तय करके इनको टिकट दिलाई और 1.25 लाख रुपए मैंने जेब से दे के और इनका नॉमिनेशन करवाया। हमारा आनंद चला, पिलानिया जी हम खूब घूमे, रात और दिन 24 घंटे घूमे, सब जगह घूमे, लेकिन हमारा लबा मामला ये हुआ कि सीट 10 से नीचे आई, जोधपुर और सीकर हार गई, उनका राज बन गया। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के हमारे को आरक्षण दे दिया। ये तो मामला था आरक्षण का। तो जो शुरुआत थी यहाँ आने के बाद में आपने पूछा इस बात का, तो ये जवाब था। एक चीज़ आपने एक मांग आपकी रहती है, जातिगत जनगणना की भी एक आपकी मांग रहती है, तो उस पर क्या आपका कहना है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए भाई, कोई पार्टी संगठन कुछ भी करे कहे, लेकिन जातिगत जनगणना हो तो हर आदमी को ये मालूम होना कि हम क्या हैं, अपने आप को भी जानकारी तो रहे ना। तो मैं इसके फेवर में हूँ। जिस तरीके से आप किसान आंदोलन को आपने बहुत बड़ा खड़ा किया, राजस्थान के तो आप सर्वे सर्वा थे, आपने राकेश टिकैत जी के साथ भी काम किया, तो जो किसानों की जो समस्या है उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं 25 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ और 17 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण अधिकार मंच है, मैं उसका भी अध्यक्ष। जी, आरक्षण अधिकार। और भारतीय किसान यूनियन का भी मैं 5 साल से टिकैत का मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान में। आंदोलन में मैं रहा इस बॉर्डर पे,
12 महीना 12.5-13 महीना तक चला, हम रहे वहाँ। और जो किसानों के प्रति मांग वो कानूनों की थी वो वापिस हुए। उसके बाद में हमारा आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद में जो कंडीशनल मांग लिख पड़े वहाँ के सेक्रेटरी वैक्ट्रियों के मार्फत हमारी तरफ से युद्धवीर सिंह जी जाते थे, जो महासचिव भारतीय किसान यूनियन के और जाट महासभा के भी है। मुबाई दावा वहाँ से हमारा आंदोलन खत्म हुआ। आप जिस तरीके से मांग उठाते हैं समाज की भी है, 1998 में सबसे ज़्यादा जाट विधायक जीत के आए थे, तब एक मांग थी कि वो जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो मांग आज तक वहीं लंबित है, राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं वो दब गई है। इसमें कारण क्या है जी कि पार्टियों के बगैर ताकत नहीं मिलती, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। एमएलए बनने को जाएगा तो पार्टी नंबर 1 पे होती है, फिर कोई ज़्यादा काम करता है और उसकी कैपेसिटी हो और उसकी साख हो तो निर्दलीय भी जीतते हैं, या बहुजन से आते हैं, कोई भी कैसे भी। पार्टियों से जीतने के बाद में पार्टी की पाबंदी में आ जाता है। जी। आदमी डिमांड नहीं खड़ी कर सकता, बीजेपी में वो बीजेपी करेगा, कांग्रेस में वो कांग्रेस ही करेगा, तो ये समस्या रहती है। और खाली मांग करने से कोई नहीं बनेगा जी। उस कैडर का आदमी आएगा, या तो देखो एक पार्टी तय कर ले, कांग्रेस तय कर लेगा हमें अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, जाट को सीएम बनाना है, इस तरीके का कोई हो जाए, डिक्लेयर हो करे तो जाट वन-साइडेड आ सकता है दोनों पार्टियों को छोड़ के भी। वो बात पार्टी नहीं करना चाहती, ना बीजेपी करे ना कांग्रेस करे। वसुंधरा जी 2 बार सीएम बनी तो उनके सीएम बनने से जाटों के मन में ये रहा कि हमारे जाट की बहू है, और जाट बीजेपी में नहीं होते थे। उनके आने के बाद में काफ़ी बीजेपी से जुड़े, साथ में रहे, तो ये बात रही। उसमें देखो समीकरण से बनता है मुख्यमंत्री, एमएलए की मेजोरिटी से बनता है। इस तरीके के समीकरण बने, पार्टी फेवरेबल हो, एमएलए जीत के आते हैं वो फेवरेबल हो। एक बारी मौका आया था जब हमारे 154 जीत के आए कांग्रेस के, उसमें जाट काफ़ी जीत के आए और वो वोट पड़े थे मदेरना जी के नाम से, वो अध्यक्ष थे पार्टी के। लेकिन उस टाइम ये मैं समझूं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली जो हाई कमांड था कांग्रेस का, उसकी बेईमानी समझे, ना समझी समझे या कुछ भी करें, तो उस टाइम जिनकी मेजोरिटी और उनके एमएलए नहीं जीत के आते हैं, उस यहाँ जो ऑब्जर्वर उनके आए थे उनमें बलराम जी जाखड़ भी थे। तो बलराम जी जाखड़ की तो नीयत खराब होगी कि भाई मैं लड़ूं, मेरे को बनाओ, उस बात पे सहमति बनी नहीं। और मदेरना जी क्यों ढीले रहे, मेरे समझ से बाहर है। अशोक जी गहलोत को आगे किया और उनको बना दिया, मेजोरिटी उनसे नाम से आई, और वो सिर्फ इसी बात पे रह गए कि मेरा जवाई हरेंद्र जी है, उनको आप तो कैबिनेट मंत्री बना दो। उसी बात पे रह करके उन्होंने जो एक मौका आया उनके नाम से जीत के सरकार बनी और वो उस बात को कैश नहीं कर पाए। वो कितनी ना समझी क्या उसको कहें, लेकिन वो एक मौका आया था। और उसके बाद में फिर अशोक जी गहलोत, ये बहुत खुद भी कहते हैं मैं जादूगर हूँ, तो बहुत जादूगर है। उन्होंने जाट समाज को कभी आगे नहीं आने दिया। उसके बाद जाट समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं। 25 साल में अशोक जी गहलोत कांग्रेस का करता धरता अगुवा रहा, जाट समाज के किसी आगे बढ़ने वाले आदमी को आगे नहीं आने दिया। दाएं बाएं करके किसी को हराया, किसी को कुछ किया, लेकिन इन्होंने जाट समाज का नुकसान करते रहे, आज तक किया। और अब मैं सोचता हूँ कि इनका आखिरी पारी थी जो एंड पे आ गए, तो अब आगे जो भी कांग्रेस पार्टी चलेगी खड़ी होगी, बीजेपी चलेगी जो खड़ी है, इनमें से कोई मैं सोचता हूँ ऐसा समीकरण आएगा कि कोई पार्टी हाँ करेगी कि हम आगे चुनाव में। आपने चुनाव से पहले एक जाट महाकुंभ भी करवाया था, आपने सभी जाट नेताओं को एक मंच पे लाए थे, और आपकी उसमें क्या मंशा थी कि
मंशा समाज को मजबूत करने की थी। लबोलबा मंशा यही थी कि ताकत बने समाज की और ये पार्टी कोई ना कोई झुके और ये बात कहे कि भाई हमें मुख्यमंत्री जाट बनाएंगे। मेरी तो यही कोशिश थी, लेकिन उसमें कांग्रेस अब की बार कर सकती थी, लेकिन उसमें अशोक गहलोत जी की बेईमानी और डोटासरा, गोविंद जी डोटासरा इसके साथ मिल गया। ये दोनों ने मिल करके और समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। खुद भी मरे और समाज को भी मारा, खुद का राज नहीं बना पाए। बाकी अगर ये इस बात को डिक्लेयर करके और चुनाव लड़ते तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इनका राज भी आता, जाट मुख्यमंत्री भी बनता। लेकिन इनकी बेईमानी ले बैठी, इनके मन में खोट था, ये मिले हुए थे। तीसरा, इन्होंने हनुमान बेनीवाल द्वारा जी पूरे राजस्थान में पिछले 10 साल में जाटों का बहुत बड़ा नुकसान किया। हाँ, आपका एक वीडियो भी आया था। हाँ, हनुमान बेनीवाल ये उसी को यूज कर रहे थे, उसी को आगे करके, और इन्होंने बैक में ये थे और उसको मोहरा बना के और समाज का नुकसान किया। तो उसमें मेरे को लगता है कि अब जिन जिन लोगों ने बेईमानी करी और जैसे जैसे समय आएगा, समाज इतना होशियार और सावचेत है। पिछले 25 साल में समाज के बहुत से बच्चे ऑल इंडिया लेवल की सर्विस में, राजस्थान की सर्विस में, बिजनेस में पढ़े लिखे हैं। हमारी संस्थाएं बहुत है, हॉस्टल्स बहुत हैं। समाज समझ में आ गई, आरक्षण का फायदा मिल रहा है, तो बच्चे बहुत होशियार और समझदार हुए हैं। तो अब वो समझ गए हैं कि किन लोगों ने धोखा किया, तो शायद इनको इस 5 साल के अंदर जिन जिन किया उन्होंने सलट जाएंगे ये। अब जैसे अशोक जी गहलोत बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो जाट वहाँ एक भी वोट नहीं देगा जी। हो सकता है कांग्रेस को वोट जाट दे रहे हो, लेकिन वहाँ एक भी नहीं डालेगा, वो कुछ भी कर ले। समाज के इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, उनको भुगतना पड़ेगा। और इनकी बेईमानी की वजह से इनको आगे रखा जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को, तो वो भी नहीं जीत पाएगा, वो भी हारेगा। तो ये हारेंगे तो सलट जाएंगे। गोविंद जी डोटासरा एक रहेगा तो हम उसको भी एहसास करा देंगे कि तूने जाट समाज के साथ धोखा किया जी। और जो बेईमानी की, समाज का नुकसान किया। हमारे 35, 36, 38 एमएलए आते थे और इस साल हम 30, 31 पे रह गए। तो ये इनकी बेईमानी खा गई। तो हमारे संगठन के हाथ में जोड़ तोड़ होता है, राय मशवरा सलाह दे दें, हमारे आदमियों को कह दें भाई ये अपने फेवर की, समाज के फेवर की बात है, इधर मदद कर दो, ये फेवर की बात है, इधर कर दो। बाकी ज़्यादा हाथ में कुछ रहता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत ऊंचे लेवल की पार्टी और खिलाड़ी है इन पार्टियों में, तो वहाँ बड़ा मुश्किल काम है। हम देखते हैं समाज का जो युवा आता है, कई प्रतिष्ठाओं को भी आप सम्मानित करते रहते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और जयपुर में आपका एक कार्यालय चलता है बाकायदा समाज के लिए, तो जिस तरीके से आप युवाओं की किस प्रकार मदद भी करते हैं, तो आपका उद्देश्य तो हमेशा समाज के उत्थान के लिए रहता है। अब ऐसी क्या वजह है और भी जो समाज के युवाओं को और प्रेरित की जाए? हमारा परिवार पिछले 35-36 साल से ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया जी जो है, हमारा संग्रिया के अंदर संस्था चलती है समाज की, उसको वो उनकी देख रेख में चलती थी। वो चंदा चीटा इकट्ठा करते, तब से लेके 35-36 साल से गंगाजल जी भाई साहब जुड़े हुए थे। वहाँ कम से कम 10-15 लाख रुपए हमारे परिवार द्वारा दिए हुए भी हैं। उसके बाद में जब मैं इस लाइन में आया समाज के, तो कोई भी संस्था राजस्थान में ऐसी नहीं है जो हमारे समाज की, जिसमें हमारे परिवार द्वारा सहयोग नहीं हो। लाख से लेकर 30 लाख तक संस्थाओं के अंदर मदद करते हैं। यहाँ भी सुबह से शाम तक आने वाले, यहाँ खाली समाज की बात नहीं होती है, यहाँ 36 कौम आती है। किसी का हमारे से होने वाले काम हो वो करने की कोशिश करते हैं। समाज की सेवा में तो है ही है कि समाज के बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारे परिवार का भी बहुत बड़ी गंगानगर जिले में एक संस्था चला रहे हैं, सो भी गंगानगर बनी हुई है। स्कूल से लेके स्कूल है, बीएड है, बीएसटीसी है, ये पीजी कॉलेज है, और
बहुत बड़ी संस्था है, CBSE से है। 100 बीघा कैंपस में 2000 बच्चे हैं और इतना वहाँ बहुत कम खर्चे के अंदर हम एजुकेशन करते हैं। बच्चे वहाँ के आगे बढ़े। वहीं से उस संस्था से चली हुई हमारे पास 2-3 स्कूल भी चला रहे हैं। और यहाँ SKIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्वामी केशवानंद जी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आज उस नीचे की लेवल पे स्कूल की संस्था से लेकर और यहाँ तक हमारी संस्थाओं से बहुत से बच्चे निकलते हैं। राजा राम जी मील ने जाट महाकुंभ कराया, किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही आपकी, और इसका जो फायदा मिला वो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को ही मिला है, जितना भी जो मिला है। लेकिन ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मील परिवार की राजनीति हाशिए पे आ गई? इसमें अशोक जी गहलोत अकेले की हिम्मत नहीं थी कि हमारे को बैक फुट पे कर देते। इसमें ये बेईमानी इसने करी, गोविंद जी डोटासरा ने बेईमानी करके और हमारे को हाशिए पर धकेला। लेकिन उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तिरती डूबती मैंने जिंदगी में बहुत देखी है। आज राजनीतिक में है, हमारा भतीजा 5 साल गंगानगर जिले का प्रमुख रहा है, मेरे से बड़े भाई 5 साल MLA रहे हैं, मेरा छोटा भाई आज पंचायत समिति के प्रधान है, एक भतीजा जिला परिषद का मेंबर है, ये पंचायत समिति के मेंबर हैं। हाशिए पर किसी के धक्के से नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी करी तो इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। एक समय था कि अशोक गहलोत मेरे पीछे पीछे फिरा हुआ है, आदमी लगा के रखते थे। मैं जोधपुर गया हुआ था, एक अशोक चौधरी जो बार्डन के नाम से मशहूर है, उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार आप अशोक गहलोत से मिल लो। CM रहा, उसके बाद में जब वसुंधरा जी CM थी, मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलना मेरे को। हमारे को भाषण नहीं दिया ना, पहली बार की बात थी, तो मैंने कहा नहीं मिलना मेरे को। और उसी टाइम पर वसुंधरा जी से कोई बात को लेकर उन्होंने वो 5-4 मर्डर वहाँ हो गए थे, गंगानगर यहाँ सोयला में हो गए थे 5-4 मर्डर। उस बात को लेकर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया और वसुंधरा जी पर नाराज हुई, तो उस बात को लेकर हम फिर हुड्डा जी हमारे पीछे पड़े और हमारे जाट महासभा को लेके वहाँ सोनिया जी के गए, उनसे बात बूत करी। उसके बाद फिर अशोक जी गहलोत CM बने, लेकिन ये मन में बेईमानी रही, काले रहे, इन्होंने बेईमानी करी। कोई बात नहीं, इनमें तो हम बिजनेसमैन हैं, हमारा परिवार तो हमारे हर तरह के बिजनेस हैं। बिजनेसों में यहाँ फोर्टीज एक बहुत बड़ी संस्था है बिजनेसमैन की, उसमें मेरा छोटा भाई है, वो अध्यक्ष भी रहा, आज वो संरक्षक है। तो सब बिजनेसमैनों के बीच में बैठते हैं, संगठन चलता है। आपकी मुलाकात चुनाव से पहले सचिन पायलट से भी हुई थी, क्या उसकी वजह भी है कि डोटासरा जी और अशोक गहलोत ने आप पे टेढ़ी निगाहें कर ली? नहीं, इनकी बेईमानी मेरे पकड़ में आ गई थी, तब मैंने उनको भी कहा था कि ये इस तरीके की कोई बेईमानी कर, मेरे को लगता है कि करने जा रहे हैं, तेरे हाथ में है क्या कुछ? तो उसने भी कोई बात की, फिर हाँ नहीं करी थी। मिला था मैं एक बार, जी गया था उनके पास, घर पे गया था। अब ऐसा है था, बच्चे पॉलिटिकल ही है, पीछे चुनाव लड़ा हुआ था 5 साल वहाँ। मेरे बड़े भाई पूर्व MLA, मेरा छोटा भाई पंचायत समिति प्रधान, जो उनका बेटा चुनाव लड़ा पिछली बार कांग्रेस से, वो एक भतीजा पंचायत समिति मेंबर है, चारों ने 5 साल वहाँ इतना काम किया है पार्टी का कि बीजेपी को धकेल दिया बैक फुट पे। और मौके पर इन्होंने धोखा किया तो वो कोई नहीं, जो होता है वो ठीक होता है, ऐसा कोई अफसोस नहीं है हमें उस बात का। एक अग्निपथ योजना भी है, बीजेपी एक अग्निपथ युवाओं के लिए लाई है, तो उस पर भी आपने हमेशा कहा है कि ये गलत है, तो क्या युवाओं को रोजगार तो दे ही रही है भाजपा? मेरा ये कहना है कि जो भी सेंटर में सरकार आएगी, इस बार तो बनेगी। बीजेपी ने 25% किया था, 25 से इन्होंने 50 कर दिया। मैं सोचता हूं कि जो भी सरकार बनाएगा वो अग्निवीर को 100% करना पड़ेगा, नहीं तो आज हमारी डिफेंस जो फोर्स है वो 2 से 2.25 लाख कम है, फौजी घट गए। ये हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, पूरी रहनी चाहिए, घटने नहीं चाहिए। फिर ये गरीब परिवारों के बच्चे संस्था में जाते हैं, इनमें डिफेंस में जाते हैं, जो बच्चा एक नौकरी लगे
उसका एक परिवार पलता है। अगर 15 लाख की फोर्स है तो 15 लाख परिवार पलते भी हैं देश के। उससे बड़ी कोई इस देश को मदद नहीं हो सकती और उससे बड़ा सहयोग उन्हें परिवारों के लिए नहीं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती। ये सिस्टम है, इसमें जो भी पार्टी आएगी वो विचार करेगी और इनको ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो सरकार होगी हम इसमें कोशिश करेंगे कि करवाएंगे, करना पड़ेगा। तभी हमारी फौज जो 15 लाख है वो वापस 15 लाख रहेगी और बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। और जो वहाँ से देखो इतनी मेहनत से जो झंत्री के अंदर से बच्चा निकल जाएगा और वो रोड पे आ जाए वापस, तो वो नुकसान तो उस परिवार का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि उस परिवार में कोई ये आत्महत्या कर जाए, तो वो ठीक नहीं लगती है। मेरी सोच ये है, मैं इस बात में हूँ। ये थे राजाराम मील साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए भी और एक समाज की जिसलिए इनकी जो पीड़ा है वो हमेशा ये जाहिर करते रहते हैं और समाज के लिए हम इन्हें शुभकामना देते हैं कि ऐसे ही काम करते रहें। द लाइव राजस्थान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद।